दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी बड़ी स्पेशल है। ये इकलौती ऐसी दास्तान है मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की, जिसके अंदर पति और पत्नी जिन्होंने लव मैरिज की थी, जो एक दूसरे के प्यार में अंधे थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गैंग का हिस्सा होते हुए भी उनकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि पति और पत्नी अलग हो गए। पत्नी ने पति का भरोसा तोड़ दिया और किसी और से अफेयर चला लिया, और बाद में पति ने गुस्से में आकर अपने पत्नी का मर्डर करवा दिया। ये कहानी है अश्विन नाइक और नीता नाइक की। 80 और 90 के दशक में जब पुराने गैंगस्टर्स खत्म हो रहे थे, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और नए गैंग्स का राज शुरू हो रहा था, उनमें से एक प्रोमिनेंट नाम था नाइक गैंग का। अमर नाइक ने यह गैंग शुरू की थी। दोस्तों अमर नाइक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। अमर नाइक का छोटा भाई था अश्विन नाइक। अमर नाइक कभी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई क्राइम की दुनिया में आए, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आए, और इसीलिए अमर नाइक ने अपने भाई को अश्विन को हायर स्टडीज के लिए लंदन भेज दिया था। अश्विन ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री हासिल की लंदन से। जब वो इंडिया वापस आया तब उसकी मुलाकात हुई, मुंबई के अंदर उसकी मुलाकात हुई एक गुजराती लड़की से जिसका नाम था नीता जेठवा। नीता मुंबई के सोफिया कॉलेज के अंदर पढ़ती थी। कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए ये दोनों एक दूसरे से मिले और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। नीता के पापा हीरालाल जेठवा इलीगल हवाला के धंधे में थे। अश्विन और नीता की शादी को दोनों फैमिली से हरी झंडी मिल गई थी और करीब 1987 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद इन दोनों ने यह तय किया था कि अश्विन अब कभी भी क्राइम की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। अश्विन के बड़े भाई अमर की भी यही इच्छा थी और इसीलिए ये दोनों शिफ्ट हुए चेन्नई। मुंबई से दूर जाना था, इसीलिए ये दोनों शिफ्ट हुए चेन्नई। पहले चेन्नई शिफ्ट हुए और उसके बाद बेंगलोर शिफ्ट हुए। उन्होंने तय किया था कि वो बेंगलोर के अंदर सेटल हो जाएंगे। दिक्कत ये थी कि जब भी अमर नाइक या अमर नाइक के गैंग का कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता, तब पुलिस अमर नाइक के बड़े भाई अजित नाइक और अमर नाइक के छोटे भाई यानी कि अश्विन नाइक दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लेती। घंटों तक पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाकर इन्हें सवाल पूछे जाते थे पुलिस की तरफ से। इन दोनों का अमर नाइक के क्राइम से कोई संबंध नहीं था, फिर भी ये परेशानी, ये टॉर्चर उन्हें झेलना पड़ता था। एक दिन अपने परिवार को मिलने के लिए बेंगलोर से मुंबई आए थे अश्विन और नीता। इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए उनके कुछ कजिन्स भी गए हुए थे। नाइक फैमिली का घर था चिंचपोकली के अंदर। एयरपोर्ट से उनके घर यानी कि चिंचपोकली जाते वक्त उनकी कार के ऊपर अटैक किया गया। ये अटैक छोटा राजन के आदमियों की तरफ से किया गया था। उस जमाने में अरुण गौली गैंग, छोटा राजन गैंग यानी कि डी कंपनी और अमर नाइक गैंग, ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। आए दिन ये तीनों गैंग्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करती रहती थी। जब अश्विन नाइक के कार के ऊपर अटैक किया गया तो बहुत ही फुर्ती से अश्विन नाइक आगे की सीट से निकलकर पीछे की सीट पर आ गया और छुप गया और इसीलिए वो बच गया। लेकिन इस हादसे ने नीता नाइक को, अश्विन की बीवी नीता नाइक को हिलाकर रख दिया था। उसे समझ आ गया था कि पुलिस और राइवल गैंग्स उन्हें शांति की जिंदगी बसर नहीं करने देंगे। नीता ने खुद होके अश्विन नाइक को कन्विंस किया कि वो अमर नाइक गैंग ज्वाइन कर ले। अगर गैंग का प्रोटेक्शन साथ में होगा तो शायद नीता और उसका हस्बैंड अश्विन ये दोनों सेफ रहेंगे, ये नीता का मानना था। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार अश्विन नाइक अमर नाइक की गैंग में शामिल हो गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उस वक्त कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग थे जो हाईली क्वालिफाइड थे और अश्विन नाइक उनमें से एक था। अश्विन नाइक ने जैसे ही अमर नाइक गैंग को ज्वाइन किया, उसने गैंग के फिनेंशियल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। पैसा किस तरह से ज्यादा गैंग के अंदर आ सकता है, ये देखना उसने शुरू किया। अश्विन नाइक का ससुर हीरालाल जेठवा
ऑलरेडी हवाला के बिजनेस में था, इलीगल हवाला के बिजनेस के अंदर था। अश्विन नाइक ने उसके साथ मिलकर नाइक गैंग का हवाला का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया। अमर नाइक ने पाकिस्तान के ड्रग डीलर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ डील करके पाकिस्तान के ड्रग डीलर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। उतना ही नहीं तो उसने श्रीलंका के जो एलटीटीई थी उस एलटीटीई को भी कनेक्ट किया, उनके साथ बात करके उनके साथ भी डील अमर नाइक ने फाइनल कर दी। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रग्स इंडिया में आते जो कि नाइक गैंग रिसीव करती और इंडिया से रामेश्वरम के रास्ते ये ड्रग्स जो है ये एलटीटीई के पास भेजे जाते। दुनिया की दो सबसे खतरनाक गैंग्स के बीच की कड़ी बन चुका था नाइक गैंग। नाइक गैंग को ड्रग्स की वजह से पैसों की बारिश होने लगी। नाइक गैंग के जो शूटर्स थे उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाने लगा। यह सब देखकर अरुण गौली गैंग के अंदर हलचल बढ़ने लगी थी, बेचैनी बढ़ने लगी थी। अंडरवर्ल्ड में वही सबसे पावरफुल होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। पॉलिटिशियंस, जज, पुलिस, जेल अथॉरिटीज सब कुछ पैसों से ही मैनेज होता था। अच्छे अच्छे मॉडर्न हथियार भी वही खरीद सकता था और अपने शूटर्स को दे सकता था जिस गैंग के पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। नाइक गैंग के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। सिर्फ पैसा ही नहीं तो पॉलिटिकली भी अमर नाइक गैंग स्ट्रांग हो रहा था। अमर नाइक के शिवसेना के साथ के रिलेशन अच्छे होने लगे थे। बाला साहेब ठाकरे ने एक भाषण के अंदर अमर नाइक और अरुण गौली को आमची मूले इस नाम से बुलाया था। उतना ही नहीं तो अश्विन नाइक की जो बीवी थी नीता नाइक, उसे शिवसेना का टिकट दिया गया और चिंच पोकली क्षेत्र से वो शिवसेना की कॉर्पोरेटर बन चुकी थी। अमर नाइक की गैंग फल फूल रही थी और ये बात अरुण गौली को मंजूर नहीं थी। गौली गैंग ने तय किया कि नाइक गैंग के फाइनेंसेस पर अटैक किया जाए ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। अरुण गौली ने सदा पावले को ऑर्डर दिया, मामा जेठवाचा पोटला कर, यानी के हरिलाल जेठवा जो कि अश्विन नाइक का ससुर था उसे मार दे। वो दिन था 22 मई 1993। सदा पावले ने हरिलाल जेठवा का मर्डर कर दिया था। ये बात जब नीता नाइक को पता चली तो नीता नाइक टूट चुकी थी अपने बाप के मर्डर से और अश्विन नाइक बदले की आग में झुलस रहा था। हीरालाल जेठवा का मर्डर सदा पावले ने जो करवाया था वो तान्या कोली से करवाया था। तान्या कोली उसका शूटर था और बहुत ही करीबी दोस्त भी था सदा पावले का। पुलिस ने तान्या कोली को अरेस्ट कर लिया था। अश्विन नाइक ने तान्या कोली को मारने का प्लान बनाया। अमर नाइक अपने भाई से अश्विन नाइक से बड़ा प्यार करता था। जब अश्विन नाइक ने यह प्लान बनाया तान्या कोली का मारने का, तब अमर नाइक ने एक ही कंडीशन पर इस प्लान को मंजूरी दी थी और वो कंडीशन थी कि अश्विन नाइक खुद इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ प्लान करेगा। तान्या कोली को अमरावती के जेल में रखा गया था। जब भी उसके केस की हियरिंग होती थी तब तान्या कोली को अमरावती से ट्रेन से मुंबई लाया जाता था। हियरिंग खत्म होने के बाद वापस मुंबई से ट्रेन से तान्या कोली को अमरावती ले जाया जाता था जेल के अंदर। 17 सितंबर 1993 का वो दिन था। उस दिन तान्या कोली की हियरिंग थी, उसे मुंबई लाया गया था अमरावती से। हियरिंग खत्म होने के बाद मुंबई से विदर्भ एक्सप्रेस में उसे ले जाया जाने लगा अमरावती के लिए ट्रेन से, विदर्भ एक्सप्रेस से। इस ट्रेन को और तान्या कोली को अश्विन नाइक के आदमी सीएसटी से फॉलो कर रहे थे। वो पूरा ऑब्जर्व करते थे और पूरी इंफॉर्मेशन सीएसटी से अगले स्टेशन के ऊपर पहुंचाते थे। तान्या कोली को कहां रखा गया है, किस बोगी में रखा गया है, किस सीट पर कौन सी डायरेक्शन में बिठाया गया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अश्विन नाइक के लोग आगे पास ऑन कर रहे थे और ये पूरी इंफॉर्मेशन कल्याण स्टेशन भेजी जा रही थी। रात के करीब 9 बजे विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर पहुंची और रुकी, अश्विन नाइक के 4 शूटर्स उस बोगी में घुसे जिस बोगी के अंदर तान्या कोली को रखा गया था। तान्या कोली के साथ 2 और पुलिस वाले भी थे वहां पे। तान्या कोली के हाथ में
हथकड़ी थी और उस हथकड़ी को लगाया गया था रेलवे के खिड़की पर। अंदर घुसते ही इन चारों शूटर्स ने तान्या कोली और वहां के जो पुलिस थे सब के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऑन द स्पॉट तान्या कोली खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास वहां से भागने का या अटैक करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। दोस्तों, तान्या कोली को मारने का ऑपरेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन अगर अमर नाइक ने प्लान किया होता और एग्जीक्यूट किया होता तो अरुण गवली और सरदार पावले को इतनी हैरानी नहीं होती, उतना सरप्राइज नहीं होता। अमर नाइक बहुत ही सीजन्ड क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, लेकिन गैंग के अंदर नए नए आए हुए अश्विन नाइक ने यह ऑपरेशन प्लान किया और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इस बात पर अरुण गवली और सदा पावले का भरोसा ही नहीं बैठ रहा था। सदा पावले, जब तान्या कोली का मर्डर हुआ तब सदा पावले जेल में था और जल्दी ही छूटने वाला था। तान्या कोली सदा पावले का बहुत ही करीबी दोस्त था और अपने दोस्त के मर्डर से सदा पावले तिलमिला उठा था। सदा पावले को रिवेंज चाहिए था, बदला चाहिए था। सदा पावले ने एक बेरोजगार युवान को हायर किया एज अ शूटर, जिसका नाम था रविंद्र सावंत। रविंद्र सावंत गिरगांव में रहा करता था, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सदा मामा ने उसे पैसे दिए, उसे गन दी, उतना ही नहीं तो गन चलाने की ट्रेनिंग भी सदा पावले ने रविंद्र सावंत को दे दी। तान्या कोली के मर्डर केस के अंदर, तान्या कोली और उसके साथ के जो 2 पुलिस वाले मारे गए थे, उसके मर्डर केस के अंदर 4 जो शूटर्स थे उनके साथ साथ पुलिस ने अश्विन नाइक को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अश्विन नाइक को कल्याण की जेल में रखा था। जब भी उसकी हियरिंग होती थी तब उसे मुंबई लाया जाता, हियरिंग के बाद वापस पुलिस उसे कल्याण जेल के अंदर ले जाती। 18 अप्रैल 1994 का वो दिन था जिस दिन अश्विन नाइक की हियरिंग थी। उसे कल्याण जेल से मुंबई सेशंस कोर्ट लाया गया था। हियरिंग बड़ी जल्दी खत्म हो गई, जज ने इमीडिएटली अगली तारीख दे दी और इसीलिए पुलिस अश्विन नाइक को लेकर मुंबई सेशंस कोर्ट के कंपाउंड में से बाहर आ रही थी और उसी वक्त रविंद्र सावंत मुंबई सेशंस कोर्ट के कंपाउंड के अंदर खड़ा था और उसने अश्विन नाइक के ऊपर गोलियां चला दी। रविंद्र सावंत को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि गोली सीधी अश्विन नाइक के सर में मारना, लेकिन गलती से रविंद्र सावंत की गोली सर में नहीं लगी, अश्विन नाइक की गर्दन में लगी। गोली लगते ही अश्विन नाइक नीचे गिर गया था। रविंद्र सावंत पकड़ा गया। रविंद्र सावंत के ऊपर भी पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, लेकिन रविंद्र सावंत पकड़ा गया। लेकिन अश्विन की इंजरी बहुत ही सीरियस थी, उसे तुरंत नजदीक के केईएम हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। केईएम हॉस्पिटल के अंदर यह पता चला कि अश्विन का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुका है और इसीलिए केईएम हॉस्पिटल से अश्विन को शिफ्ट किया गया जेजे हॉस्पिटल। अश्विन की जान तो जरूर बच गई, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा अश्विन का पैरालाइज्ड हो चुका था। उस एक गोली ने अश्विन नाइक को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया था। अमर नाइक ने, यह जब घटना हुई, इस घटना के बाद अमर नाइक को यह लगने लगा था कि अश्विन नाइक को बेटर ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसीलिए उसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अमर नाइक के लिए और अश्विन नाइक के लिए फर्जी पासपोर्ट्स बनाए और दोनों भाई हिंदुस्तान से भागने में कामयाब रहे। हिंदुस्तान से निकलकर अश्विन सीधा पहुंचा कनाडा और कनाडा से अश्विन पहुंचा यूएसए। उद्देश्य यह था कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर उसे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले और फिर एक बार अश्विन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि अश्विन कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। करीब 2 साल तक अश्विन यूएसए के अंदर था और वहीं से वो गैंग को कोऑर्डिनेट करता था, मैनेज करता था। यूएसए में जब अश्विन था तब उसे एक ऐसी न्यूज मिली जो न्यूज सुनने के बाद उसकी रूह कांप गई। 10 अगस्त 1996 के दिन मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने अमर नाइक का एनकाउंटर कर दिया था। अमर नाइक मारा जा चुका था। ये न्यूज सुनने के बाद अश्विन नाइक पूरी तरह से टूट गया था। उसे इस न्यूज के ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अमर नाइक बहुत ही चालाक था, बहुत ही शातिर था।
हुरिया बदलने में माहिर था और इसीलिए अंडरवर्ल्ड में अमर नाइक को रावण के नाम से जाना जाता था। उसके गैंग मेंबर तो छोड़ो, अमर नाइक की खुद की बीवी को पता नहीं होता था कि वो कब घर आने वाला है, कब कहां जाने वाला है। इतनी खबरदारी अमर नाइक लेता था। अरुण गवली गैंग के और डी कंपनी के कई लोग पकड़े गए, लेकिन अमर नाइक कभी भी पकड़ा गया नहीं था। उतना ही नहीं तो अमर नाइक गैंग अब पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था। उनका शिवसेना के साथ का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा था। नीता नाइक जो अश्विन नाइक की बीवी थी, वो शिवसेना की कॉरपोरेटर थी और उसका भी बाला साहब से मिलना जुलना होता था। इतना पॉलिटिकल कनेक्शन होने के बावजूद भी अमर नाइक पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था और यह बात अश्विन को हजम नहीं हो रही थी। अमर नाइक के मरने के बाद नाइक गैंग का पूरा कंट्रोल अश्विन नाइक के हाथ में आ चुका था। उसे लेना ही बड़ा, दूसरा कोई था ही नहीं जो गैंग चला सके। यूएसए में बैठकर, अमेरिका में बैठकर पूरी की पूरी गैंग चलाना डिफिकल्ट था, पॉसिबल नहीं था। उसे हिंदुस्तान आना जरूरी था, लेकिन वो मुंबई नहीं आ सकता था। अश्विन नाइक नेपाल के जरिए हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो गया और उसने न्यू दिल्ली को अपना नया ठिकाना बना लिया। वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि नाइक गैंग पाकिस्तानी ड्रग डीलर से ड्रग लेती थी, उसे हिंदुस्तान में लाती थी और हिंदुस्तान के अंदर रामेश्वरम के जरिए ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स एलटीटी को श्रीलंका के अंदर दिए जाते थे और इस बिजनेस के अंदर से नाइक गैंग बहुत बड़ा पैसा कमाती थी। उसी एलटीटी का एक कमांडर जिसका नाम था श्रीराम, जिसे अंडरवर्ल्ड के अंदर लंबू भी कहते थे, ये जो श्रीराम था, ये श्रीराम दिल्ली में रहता था। शायद ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से अश्विन नाइक ने दिल्ली को अपना बेस बना लिया था। एलटीटी कमांडर जो था श्रीराम, जिसका नाम था लंबू, इसके अश्विन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। जब अमर नाइक का एनकाउंटर हुआ, भले ये एनकाउंटर विजय सालस्कर ने करवाया था, लेकिन अश्विन नाइक को पूरा भरोसा था कि ये एनकाउंटर के अंदर कहीं ना कहीं पे अरुण गवली का हाथ है। जब अमर नाइक मारा गया तो उसका लंबू को भी, एलटीटी के कमांडर को भी बहुत ज्यादा अफसोस हो चुका था, क्योंकि दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे और इसीलिए लंबू ने अश्विन को प्रॉमिस किया था कि वो अरुण गवली को मार देगा। लेकिन किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। 7 जून 1999 के दिन कुछ आपसी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर लंबू को मार दिया। जब लंबू का मर्डर हुआ और उस मर्डर का जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्हें इस ड्रग्स बिजनेस के बारे में पता चला। एक के बाद एक तार जुड़ते गए और धीरे 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 दिल्ली पुलिस को पता चला अश्विन नाइक की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। अश्विन नाइक साउथ दिल्ली की पॉश लोकेलिटी के अंदर रहता था। एक सोसाइटी थी जिसका नाम था गीतांजलि एनक्लेव। इस सोसाइटी के अंदर अश्विन नाइक रहता था। दिल्ली पुलिस ने यह ठिकाना भी ढूंढ के निकाला था, लेकिन जानबूझ के दिल्ली पुलिस ने अश्विन नाइक को अरेस्ट नहीं किया था। वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, उसका मोबाइल भी टैप किया गया था। लंबू के मर्डर के बाद जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो अश्विन नाइक को भी यह डर सता रहा था कि किसी ना किसी दिन इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर दिल्ली पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी और इसीलिए अश्विन नाइक ने दिल्ली से और हिंदुस्तान से बाहर भागने का प्लान बनाया। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां पे इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर बहुत ही पोरस है, बहुत ही इजी है इंडिया से बांग्लादेश निकलना या बांग्लादेश से इंडिया आना, और इसी रूट को अश्विन नाइक ने चुना था। अश्विन नाइक जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था बंगाल के अंदर से बांग्लादेश के अंदर जाने के लिए, एग्जैक्टली उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर अश्विन नाइक और उसके साथियों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेंटली उन्हें मॉनिटर कर रही थी, उनका फोन टैप किया हुआ था। दिल्ली पुलिस को हर एक मूवमेंट के बारे में पता था और ऐन मौके पर आकर दिल्ली पुलिस ने अश्विन नाइक और उसके साथियों को पकड़ लिया था। दिल्ली पुलिस ने अश्विन नाइक को तिहाड़ जेल के अंदर रखा हुआ था। दोस्तों, अमर नाइक मारा गया था, अश्विन नाइक तिहाड़ जेल में बंद था।
ऐसी सिचुएशन में नाइक गैंग के पूरा कंट्रोल नीता नाइक के हाथ में आ चुका था। अश्विन नाइक जेल से नीता नाइक को इंस्ट्रक्शंस देता और यहां मुंबई के अंदर बैठकर नीता नाइक पूरी गैंग चलाती। नीता नाइक एक कॉर्पोरेटर थी, मुंबई बीएमसी के अंदर ये एक कॉर्पोरेटर थी और इसीलिए उसे एक पुलिस ऑफिसर दिया गया था एज पर्सनल बॉडीगार्ड। इस पुलिस ऑफिसर का नाम था लक्ष्मण जिमन। लक्ष्मण जिमन मुंबई पुलिस के स्पेशल टीम का हिस्सा था। नीता नाइक का बॉडीगार्ड बनने से पहले लक्ष्मण जिमन उस वक्त के मुख्यमंत्री नारायण राणे के सिक्योरिटी डिटेल्स का भी हिस्सा हुआ करता था। लक्ष्मण जिमन बहुत ही अट्रैक्टिव था, उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। उतना ही नहीं तो अपनी ड्यूटी वो हमेशा अच्छे से करता था, वो हमेशा नीता नाइक के इर्द गिर्द रहता था। लक्ष्मण जिमन की फिजिक भी बहुत स्ट्रांग थी। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिलेशन नीता नाइक और लक्ष्मण जिमन का धीरे धीरे पर्सनल होता जा रहा था। नीता नाइक के हाथ में पूरी की पूरी नाइक गैंग की कमांड थी। जितना भी एक्सटॉर्शन का पैसा था वो पूरा पैसा नीता नाइक के हाथों में आता था। अश्विन नाइक ने जो भी प्रॉपर्टीज ले रखी थी दिल्ली के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज नीता नाइक के नाम पर थी। नीता नाइक अब मुंबई के अंदर खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। उसे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती थी तिहाड़ जेल में से अश्विन की तरफ से, उसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गैंग चल रहा था। बात बात के ऊपर, फोन के ऊपर, या फिर नीता नाइक जब तिहाड़ के अंदर अश्विन को मिलने जाती तब बात बात के ऊपर इन दोनों के अंदर झगड़े होने लगे थे। नाइक गैंग धीरे धीरे बिखरता जा रहा था। नीता नाइक को सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बना उसका बॉडीगार्ड लक्ष्मण जिमन। दोनों के बीच की दूरियां घटने लगी थी और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब तो इन दोनों ने छिप छिप के मिलना भी बंद कर दिया था। सबके सामने सरेआम दोनों साथ में चलते, एक कपल की भांति घूमने जाते और लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों ही एक कपल है। अब नीता को किसी चीज की फिक्र नहीं थी, किसी चीज की परवाह नहीं थी। नीता के भाई हितेश जेठवा ने कई बार नीता को समझाने की कोशिश की लेकिन नीता नहीं मानी। आखिरकार हितेश ने तिहाड़ में अश्विन तक मैसेज पहुंचाया कि नीता नाइक का अफेयर चल रहा है उसके बॉडीगार्ड के साथ। अश्विन नाइक ये बात सुनकर टूट गया था। उसके दूसरे जो गैंग के मेंबर्स थे, शूटर्स थे, उन शूटर्स की तरफ से भी उसे यही खबर मिलती थी कि नीता नाइक का उसके बॉडीगार्ड के साथ अफेयर है। जब नीता अश्विन को मिलने तिहाड़ पहुंची तब दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस दिन के बाद नीता ने अश्विन नाइक के साथ बात करना बंद कर दिया। उसे मिलने के लिए जो वो तिहाड़ आया करती थी वो भी उसने बंद कर दिया। उतना ही नहीं तो जो एक्सटॉर्शन का पैसा, गैंग का पैसा नीता के पास आता था, ये पैसा जो शूटर्स को दिया जाता था, गैंग के जो शूटर्स थे उन्हें दिया जाता था, ये पैसा देना भी नीता नाइक ने बंद कर दिया। उतना ही नहीं तो अश्विन नाइक जब जेल में था, उसका केस चल रहा था, तो नीता ने अश्विन नाइक के लॉयर्स की फीस देने के लिए भी मना कर दिया। उसने अश्विन नाइक को 1 रुपया भी ना देने की बात बोल दी। उसने कहा कि मैं अब अश्विन को 1 रुपया भी नहीं दूंगी। गैंग के जो शूटर्स थे वो अब तिहाड़ जाने लगे थे अश्विन के पास पैसे मांगने के लिए। हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे। एलिगेशन ये है कि तिहाड़ जेल से एक लेटर लिखा गया अश्विन नाइक की तरफ से। ये लेटर नाइक गैंग के शूटर्स के लिए लिखा गया था और उस लेटर के अंदर यह लिखा गया था कि वो यानी कि नाइक गैंग के शूटर्स नीता नाइक को मार दे। 13 नवंबर 2000 का वो दिन था। नीता नाइक नागपुर से मुंबई लौट रही थी। नागपुर के अंदर शिवसेना की एक रैली को नीता नाइक ने अटेंड किया हुआ था और वो रैली अटेंड करने के बाद वो नागपुर से मुंबई आई थी। दोपहर का 12:30-1 बजे का समय था। नाइक गैंग का एक शूटर था सुनील जाधव, इसने जिम्मेदारी ली थी नीता नाइक को मारने की। उस दिन जैसे ही नीता नाइक अपने चिंचपोकली के बिल्डिंग के अंदर 2nd फ्लोर पर पहुंची, सुनील जाधव ने नीता नाइक के सर में 2 गोलियां मारी। ऑन द स्पॉट नीता नाइक नीचे गिर चुकी थी। सुनील जाधव के साथ साथ उसी जगह पर नाइक गैंग के और 2 शूटर्स भी थे।
इन तीनों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। नीता नाइक एक हाईली एजुकेटेड और एक हाईली एम्बिशियस औरत उस दिन खत्म हो चुकी थी। पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने अश्विन नाइक को नीता नाइक मर्डर केस के अंदर से बरी कर दिया है। आज वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, चिंच पोकली के अंदर रहकर अपना एक बिजनेस चलाते हैं, मारुति कंस्ट्रक्शन। मारुति जो उनके पापा का नाम था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बहुत ही दूर एक आम आदमी की जिंदगी वो बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी नीता नाइक और अश्विन नाइक। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।